10th क्लास। आज आपके चैप्टर है चैप्टर 9th, यानी कि चैप्टर नंबर आपके 9। 10वीं क्लास के सारे विद्यार्थी, आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 9, जिसका नाम है आपकी आनुवंशिकता और जैव विकास। देखो, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ आनुवंशिकता से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके अलावा आपको यानी कि हमारा विकास किस तरीके से हुआ है जीव जंतुओं का, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इससे पहले आपके चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7 और चैप्टर आपके 15 और आपके चैप्टर नंबर 16 और आज हो जाएगा आपके चैप्टर नंबर 9। तो टोटल आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस चैप्टर के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, यानी अब इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि वे कारक या वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज को या नई जाति को उद्भव में सहायक होते हैं, या फिर नई जाति के उद्भव में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं। एक तो दो उप समष्टियों में भौगोलिक पृथक्करण हो जाने से वे परस्पर प्रजनन नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको क्लास के अंदर ये चैप्टर पढ़ा दिया है। सपोज करो ये एक भौगोलिक स्थिति है और इस जगह पे सारे जीव जंतु रहते हैं। अब किसी कारणवश इस भौगोलिक स्थिति के इस तरीके से विभाजन हो जाते हैं, तो ये एक अलग भौगोलिक स्थिति, ये अलग, और यहाँ पे कुछ पहाड़ वगैरह या कुछ ना कुछ बन गया इस तरीके से। तो यहाँ की जो जीव जंतु है दोनों के वो एक जैसे ही थे, लेकिन दो उप समष्टि बन गई यहाँ पे, यानी कि यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के जीव जंतु। अब ये आपके सपोज करो 1000 साल बाद या 10,000 साल बाद ये जब आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, तो किसी भी प्रकार का प्रजनन नहीं कर सकते। तो जब ये प्रजनन नहीं कर सकते तो ये एक नई जाति बनेगी, दूसरी एक नई जाति बनेगी। तो नई जाति के उद्भव में कौन से कारकों में सबसे पहला कारक है आपके कि दो उप समष्टियों में भौगोलिक पृथक्करण हो जाने से वे परस्पर क्या नहीं करते, प्रजनन नहीं कर पाते। तो पहला कारण समझ में आ गया होगा सभी को। दूसरा कारण है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं, यानी कि जो जनन होता है वो आपके दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। युग्मकों के द्वारा जो जनन होता है वो आपके लैंगिक जनन है। अब इस जनन के कारण, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार की अगर हम देखें तो 23 गुणसूत्र, जैसे हम मनुष्य की बात करें 23 गुणसूत्र मिलते हैं हमें माता पिता से, और एक सेल जो आपके कंप्लीट बनती है 46 गुणसूत्र की, जो आपके जाइगोट बनता है आपके, जो मैंने आपको 8th में और 9th में बताया है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे माता पिता के भी यानी कि जो गुणसूत्र है उनके अंदर भी आपको पता है कि जैसे अगर ये हमारी मदर है और ये हमारे फादर है, तो इनके पास भी क्या गुणसूत्र मिश्रण के रूप में आए हुए हैं, हमारे दादा दादी के और हमारे नाना नानी के। तो ये दोनों गुणसूत्रों का तो पहले ही देखो मिक्सचर है, फिर ऊपर से हमारे पास ये 46, तो ये काफ़ी भिन्नता आएगी यहाँ पे। तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप होने वाली उत्पन्न भिन्नताएं। फिर है आपका प्राकृतिक चयन। अब प्रकृति जिस भी जीव जंतु का चयन करती है वो भी क्या है कि नई जाति बनाने में सहायक है। और एक होता है आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ग्राफ्टिंग। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लास में बता दिए हैं। आपको याद रखने 4 पॉइंट कि नई जाति अगर बननी है तो कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। एक तो दो उप समष्टियों में भौगोलिक पृथक्करण हो जाने से परस्पर प्रजनन नहीं होना, एक लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न भिन्नताएं, एक प्राकृतिक चयन और एक है आपके आनुवंशिक विचलन। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है आपके। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके कि समजात और समरूप अंग किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। ये क्वेश्चन RBS बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछते हैं। मैंने क्लास में भी समझाया था। समजात अंग ऐसे अंग होते हैं, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान हुई है, यानी कि उत्पत्ति बिल्कुल समान जैसी है, लेकिन उनके कार्य कैसे हैं, भिन्न भिन्न। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, समजात। जैसे कि पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद। अब पक्षी के पंख क्या काम आते हैं, आगे के उड़ने के, जबकि घोड़े के अग्रपाद चलने या दौड़ने के काम आते हैं।
ऐसे ही आपके हैं दूसरा समरूप अंग, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो हुई है अलग अलग प्रकार से, लेकिन उनके कार्य करने की शैली क्या समान है, उल्टा है जस्ट। जैसे कि चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, यानी कि चमगादड़ के जो पंख है उनका विकास हुआ है घोड़े के अग्रपाद जैसा, लेकिन ये उड़ने के काम आते हैं, ठीक है। और पक्षी के पंख, इनका विकास अलग तरीके से हुआ है, लेकिन ये भी उड़ने के काम आते हैं। यानी कि इन दोनों अंगों की, यानी कि चमगादड़ के अंदर जो पंख बने वो और पक्षी के अंदर जो पंख बने वो, उन दोनों की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई है, लेकिन दोनों के काम क्या है, एक ही काम है, क्या है, उड़ना, फ्लाई करना। ये आकाश में क्या करेंगे, उड़ेंगे। तो कार्य समान और उत्पत्ति अलग अलग, तो ऐसे अंग क्या कहलाएंगे, समरूप। और उत्पत्ति समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न, ऐसे अंग क्या कहलाएंगे, आपके समजात। याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने प्रयोग किए वो किस पौधे पे किए, और उन्होंने जब लंबे में बौने पौधों का संकरण करवाया तो F2PD में प्राप्त पौधों का लक्षण प्रारूप क्या था। तो उन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था पाइसम सटाइवम, मटर के पौधे पे, और उनका F2PD में जो लक्षण प्रारूप था वो था 3:1, जो मैं तुम्हें क्लास में समझा चुका हूँ और यहाँ भी आपको और समझा दूँगा। फिर है आपके कि एकल, यानी एक एकल जीव के द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। अब देखो, वातावरण से जो भी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं इस जीवन में, जैसे कि अगर किसी ने एक्सरसाइज करके पहलवानी सीखी है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आगे जो जनरेशन आएगी वो सारी की सारी पहलवान ही बनेगी, या फिर कोई व्यक्ति पढ़ाई करके डॉक्टर बना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आगे की संतानें सारी सारी डॉक्टर्स ही बनेगी, क्योंकि ये वातावरण के लक्षण हैं। तो उपार्जित लक्षणों के प्रभाव केवल कायिक कोशिकाओं पर होते हैं, अर्थात इनका समावेश आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में नहीं होता है। आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन ही वंशानुगत होते हैं। अतः अर्जित या उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हैं आपके कि कृत्रिम चयन के द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न सब्जियों का विकास किस प्रकार हुआ है। किसान जंगली गोभी को एक खाद्य गोभी के रूप में उगाता है, यानी जंगल में जो गोभी उगती थी उसको खाने के लिए उगाने लगा किसान ने इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को क्या किया, कम किया, ठीक है, और पत्ता गोभी का विकास किया। यानी इसने क्या किया, जैसे सपोज करो इस तरीके से पत्ते दूर दूर है तो इन पत्तों को ये क्या लाया, फिर पास पास लाया, तो इसको एक फूल के रूप में आगे उगने को मौका मिला, इस तरीके से पैक होने लगी। फिर है आपके कि इसी तरीके से पुष्पों की वृद्धि को रोका इसने, जो पुष्प बनते उनको रोक दिया, और ब्रोकली विकसित की। बद्ध पुष्प, यानी कि जो पुष्पों को विकसित नहीं होने दिया, उन पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ किसानों ने फूले हुए भाग का चयन किया तो गांठ गोभी प्राप्त हुई, और कई किसानों ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तो केल नामक सब्जी का विकास हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से कृत्रिम चयन, यानी कृत्रिम का मतलब हमारे द्वारा किए गए चयन, सिलेक्शन के द्वारा हमने जंगली गोभी से अलग अलग प्रकार की सब्जियों का विकास किया, ठीक है। तो आप देख लो इसमें कि किसान क्या कर रहा है यहाँ पे, कि किसान जंगली गोभी को एक खाद्य के रूप में उगाता है। किसान ने इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम कर दिया, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ। इसी तरीके से पुष्पों की वृद्धि को रोक के ब्रोकली का विकास किया। देखो क्या क्या किया है, पहला परिवर्तन क्या किया है कि इनकी पत्ती की जो बीच की दूरी है उसको कम किया, तो क्या विकसित हुई, पत्ता गोभी। फिर पुष्पों की वृद्धि को रोक दिया, तो कौन सी, ब्रोकली। और अगर पुष्पों को बद्ध कर दिया, यानी कि पुष्प को रोक दिया, पुष्पासन होने नहीं दिया, तो आपके फूल गोभी विकसित हुई। कुछ किसानों ने क्या किया, फूले हुए भाग का चयन किया तो गांठ गोभी बनी, और कई किसानों ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया, यानी पत्तियों को बांधा नहीं, तो केल नामक सब्जी का विकास हुआ। फिर आपके कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका उद्भव कहाँ हुआ, और ये पूरी पृथ्वी पर इसका विस्तार कैसे हुआ। आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके होमो सेपियंस। मानव का उद्विकास यानी कि उद्भव अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में। हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों
ने अफ्रीका छोड़ दी, यानी हम अफ्रीका में पैदा हुए सब के सब, और बाद में क्या हुआ कि अफ्रीका को छोड़ दिया, कुछ वहीं रह गए। फिर अफ्रीका से पश्चिम एशिया, और पश्चिम एशिया से मध्य एशिया, और फिर यूरेशिया। जो एशिया और यूरोप का मिला हुआ भाग है वो क्या है आपका यूरेशिया, ठीक है। और फिर दक्षिण एशिया, फिर पूर्वी एशिया, वहाँ से इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे। इस तरह विभिन्न देशों में आगे बढ़ने के कारण मानव जाति संपूर्ण पृथ्वी पे क्या हुई, फैल गई। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में। हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज ने क्या किया, अफ्रीका को छोड़ दिया। अफ्रीका से निकल के वे सबसे पहले कहाँ गए, पश्चिमी एशिया में आए। और पश्चिमी एशिया, तो मैं इसका एक मैप बना देता हूँ जिसको आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सपोज करो कि ये आपकी पृथ्वी है पूरी पूरी, और इस पृथ्वी पे ये आपके विषुवत रेखा है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, आपकी भूमध्य रेखा। तो यहाँ है आपके चेयर टाइप के आकार का अफ्रीका, यहाँ पर है आपके एशिया, और यहाँ पे है यूरोप, और ये जो मैंने मिला हुआ भाग बनाया ऐसे कहते हैं यूरेशिया। यहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा का पूरा पार्ट ऊपर से लेके नीचे तक अमेरिका है। ये आपके ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, और यहाँ है आपका अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं आपके। अब सातों महाद्वीप को हम देखें तो सबसे पहले देखो हमारा उद्भव कहाँ हुआ है, अफ्रीका में, यानी कि यहाँ पर आपका उद्भव हुआ है, यानी आपका उद्भव हुआ है अफ्रीका में। अब अफ्रीका से हम देखें तो हज़ारों वर्ष पूर्व अफ्रीका से सबसे पहले हम कहाँ गए, पश्चिमी एशिया में। तो सबसे पहले यहाँ से निकल के और यहाँ पहुँचे हम, ये पश्चिमी एशिया है। यहाँ से निकलने के बाद ये हमारी पहली है पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया से हम कहाँ गए, मध्य एशिया, यानी थोड़े से और आगे बढ़े, यहाँ पे मध्य में मध्य एशिया। मध्य एशिया से हम कहाँ चले गए, ऊपर की तरफ यूरेशिया, ये वाला भाग यूरेशिया। फिर यूरेशिया से हम वापस कहाँ चले गए, दक्षिण एशिया, यानी कि यहाँ आगे नीचे ये वाला पार्ट एशिया का, ठीक है। और यहाँ से हम कहाँ चले गए, पूर्वी एशिया, यानी कि इस वाले भाग में ये पूर्वी एशिया है। फिर हम कहाँ पे चले गए, इंडोनेशिया, जो कि नीचे ही नीचे है आपके। फिर उसके बाद में फिलीपींस, फिर डायरेक्ट हम उतर के कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। फिर इसके बाद में हम बेरिंग लैंड, यानी कि अब देखो ये जो जगह है ना, ये वाली जगह और ये वाली जगह सेम है, क्योंकि पृथ्वी क्या गोल है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से क्रॉस किया, यानी कि हम यहाँ पहुँच गए। ये पृथ्वी क्या आपकी गोल है, आपको याद रखना। यानी कि यहाँ जैसे ही क्रॉस करे, ये बेरिंग लैंड है, तो यहाँ से हम इधर क्रॉस किए तो हम कहाँ पहुँच गए, आपके बेरिंग लैंड ब्रिज। और बेरिंग लैंड ब्रिज को क्रॉस करके हम कहाँ पे जा पहुँचे, आपके अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका में जब हम पहुँचे तो इस तरीके से विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ने के कारण मानव जाति संपूर्ण पृथ्वी पे फैल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे विश्व में फैल गए। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, समझाएं। तो हाल्डेन ने सर्वप्रथम सुझाया कि जीवों की उत्पत्ति उनके अजैविक पदार्थों से हुई है। अजैविक का मतलब जो आज भी अजैविक पदार्थ है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। मिलर व डेरे ने ऐसे कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जिसे, इसमें मिलर और ये डेरे नहीं, ये है आपकी यूरे ने निर्माण किया, जिसमें अमोनिया, मैथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड अणु थे, परंतु ऑक्सीजन नहीं थी। देखो को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और कम ताप पे रखा, और मिश्रण में कृत्रिम रूप से चिंगारियाँ उत्पन्न की। एक सप्ताह के बाद देखा तो सरल कार्बनिक पदार्थ यौगिक बने, जिसमें एमिनो अम्ल बनाने की क्षमता थी, और एमिनो अम्ल से आगे जाके क्या बनेगी, आपकी प्रोटीन। तो एमिनो अम्लों का संश्लेषण करने की क्षमता थी, जिससे प्रोटीन के अणु बने, और इस धरती पे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर है कि डार्विन का जैव विकास के संबंध में क्या योगदान रहा है, डार्विन वैज्ञानिक का।
चार्ल्स डार्विन ने 22 वर्ष की उम्र में ही जहाज़ पर विभिन्न देशों की यात्रा की। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर विविधता के यानी पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। उन्होंने विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना की। फिर आपके कि क्या होता है जब मटर के शुद्ध यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में संकरण करवाया जाता है तो F1 तथा F2 पीढ़ी के अनुपात बताएं। जब मटर के पौधे में आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में बनने वाले सभी पौधे कैसे होंगे आपके सभी पौधे कैसे होंगे लंबे, लेकिन शुद्ध नहीं हुआ शुद्ध। F2 पीढ़ी में 75% पौधे कैसे होंगे आपके लंबे और 25% पौधे कैसे पैदा होंगे आपके बौने। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे, F2 पीढ़ी में 3:1 और F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप क्या बनेगा आपके 1:2:1 यानी शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, शुद्ध बौने। ये पूरा ये जो वाला क्वेश्चन है आपके, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर आपके कि जीवाश्म कितने पुराने हैं ये जानने हेतु समय निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जीवाश्म कितने पुराने हैं इसके आकलन के लिए दो प्रमुख घटक हैं। एक तो है आपके सापेक्ष घटक। किसी स्थान की खुदाई करते हैं हम तो गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट यानी कि पृथ्वी में थोड़ी सी खुदाई करी, या सपोज करो आपने क्या किया 100 फीट की खुदाई की और 100 फुट की खुदाई करते आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो जो पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म हैं वो गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। यानी कि जो चीज़ें हमें 100 फीट पे मिली वो क्या है, नई है, न्यू है। और जो चीज़ें हमारे 1000 फीट की गहराई पे मिली, एक तो कुछ चीज़ें तो हमें क्या मिली 100 फीट पे, और कुछ चीज़ें हमें कहाँ मिली 1000 पे, और कुछ चीज़ें हमें कहाँ मिली आपके 10,000 पर, कुछ चीज़ें हमें कहाँ पे मिली 10,000 से ऊपर 1,00,000 पे। तो यहाँ नई, यहाँ इससे पुरानी पर इससे नई, फिर यहाँ इससे पुरानी पर इससे नई। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं नीचे वैसे वैसे पुरानी से पुरानी चीज़ें हमें मिलने लगती है। एक तो ये तरीका है सापेक्ष घटक। एक है आपके फॉसिल डेटिंग पद्धति। इसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म के समय का निर्धारण किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें किस चीज़ का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है आपके। देखो इसमें मैंने आपको समझाया था कि कार्बन आपके होता है C12 और आपके C14। तो C14 कैसा कार्बन है आपके, रेडियो एक्टिव कार्बन है। तो जैसे ही किसी भी जीव जंतु की मृत्यु होगी तो ये C14 तो क्या हुआ उत्सर्जित होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी मात्रा लगातार क्या होगी शरीर से घटने लगेगी। C12 जितना मरा था उस समय उतना ही पड़ा रहेगा। अब कितनी मात्रा इसकी कम होगी और इससे कितनी कम हुई है, क्योंकि दोनों पहले बराबर थे शरीर में, जितनी कम हुई है उससे अंदाज़ा लगा देते हैं कि भाई इतना कम हुआ, इतने कम होने में इतना समय लगता है। तो हम उसके उम्र की या फिर उसके जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। फिर हैं आपके कि समजात और समरूप अंग बताएं। तो कुछ उदाहरण दिए आपको 4। तो देखो ब्रोकली और पत्ता गोभी, ठीक है, ये कैसे हैं आपके समजात अंग है, ठीक है। यानी कि इनकी उत्पत्ति तो कैसी हुई है आपकी, याद करो क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या था कि इनकी उत्पत्ति तो कैसे हुई है आपके समजात की समान, पर इनके कार्य कैसे हैं भिन्न भिन्न। तो ये है आपके कि ब्रोकली और पत्ता गोभी दोनों एक समान ही उत्पत्ति यानी एक ही चीज़ से पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों को हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं खाते हैं। पक्षी के पंख और मानव की अग्रभुजा, देखो दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई है आपके एक समान हुई है, लेकिन कार्य कैसे दोनों के अलग अलग है। इसी तरीके से आपके चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, ये क्या है, इन दोनों की उत्पत्ति हुई है अलग अलग लेकिन उड़ते हैं दोनों से। तो ये क्या हो गया आपके, कौन सा अंग हो गया आपके समरूप। और फिर है मेंढक के अग्रपाद और मनुष्य के अग्र हाथ, तो ये भी क्या हो गया उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य कैसे है दोनों के आपके एक समान है। तो इस तरीके से आपके ये उदाहरण है। तो समरूप का उदाहरण केवल एक ही है कि चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख
कि दोनों की उत्पत्ति का कारण तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य कैसे हैं, समान है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। फिर है आपके क्वेश्चन कि स्पीसीज या जीवों के वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब कैसे है। यानी कोई भी जाति और उनके जीवों का हम वर्गीकरण देखते हैं तो विकास के संबंधों में उनका जो प्रतिबिंब है वो कैसे दिखता है आपके। दो जातियाँ, यानी कि दो जातियाँ जितने निकट होगी उनके लक्षण भी उतने ही समान होंगे। अब जैसे हमसे सबसे ज़्यादा समानता कौन रखते हैं, बंदर। हमारे अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो बंदरों के अंदर भी पाया जाता है, हमारे अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो बंदरों में पाई जाती है। तो दो जातियों के बीच में जितने अधिक लक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। उदाहरण के लिए स्वरूप एक भाई और एक बहन अति निकट संबंध है, उनकी पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात एक माता पिता की संतान है। लड़की के चचेरे या ममेरे भाई बहन उनसे संबंधित है, परंतु उसके भाई से कम। यानी अपने खास भाई से जितना रिलेशन है, निकटवर्ती संबंध है, उतना उसके चचेरे ममेरे भाई से नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है कि उसके पूर्वज समान थे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का क्या है, प्रतिबिंब है। अब है आपके कि आणविक जाति व्रत क्या है और कौन सी भिन्नताएं अगली संतति में वंशानुगत होती है। कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तनों से प्रोटीन में भी परिवर्तन आएंगे, जिससे कि डीएनए बनेंगे और परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते जाएंगे। आणविक जातिव्रत कहलाता है। और आनुवंशिक भिन्नताएं, यानी कि कौन सी भिन्नताएं जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत होती है वो होती हैं आपकी आनुवंशिक भिन्नताएं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके और हैं जो थोड़े बहुत बड़े क्वेश्चंस है, वो भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे आपके कि द्विसंकरण से समझाएं कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। वैसे तो क्लास में समझ में आएगा, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, दो लक्षण लेते हैं हम। द्विसंकरण में मेंडल ने दो जोड़ी आपके विपरीत लक्षण लिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और मेंडल ने देखा कि गोल पीले बीज कैपिटल आर और आपके कैपिटल बाई। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके, ये आपको डायरेक्टली एक वीडियो में अपलोड करूँगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा मेंडल के नियमों से, वहाँ से आपको पढ़ना है। फिर है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, आरेख के द्वारा समझाएं। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 44 गुणसूत्र तो आपके क्या हैं, आपके ऑटोसोम है। ठीक है, ये तो आपके ऑटोसोम है आपके। ये तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, ये तो समान रहेंगे। इन्हें हिंदी में कह सकते हो तुम कि कायिक गुणसूत्र है आपके। ठीक है, और स्त्रियों में होते हैं एक्स और पुरुष में होते हैं एक्स और वाई, नर में। तो देखो, यहाँ जिसके पास में एक्स जाएगा तो यहाँ से तो फिक्स एक्स ही आना है, यहाँ से तो चाहे कहीं ले जाओ, यहाँ से तो क्या आएगा आपके एक्स ही आएगा। तो मैं इसको समझा देता हूँ कि यह आपकी स्त्री, तो इसके पास में जो गुणसूत्र अलग वो कौन से हैं, एक्स और पुरुष के बाद में अलग कौन से हैं, एक्स और वाई। तो आपके ये 23वीं जोड़ी है, 23वीं जोड़ी है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से पुरुष के पास से दो प्रकार के गुणसूत्र जाएंगे, एक तो जाएगा एक्स और एक जाएगा वाई। और यहाँ से तो दोनों क्या है आपके एक्स और एक्स ही जाएगा। तो इस एक्स से इस एक्स को मिलाओ तो क्या बनेगा, 2x, तो पुत्री बनेगी। फिर इस एक्स से इस एक्स को मिलाओ तो भी क्या बनेगा, एक्स और एक्स, फिर से पुत्री। अब इस वाई को इन दोनों एक्सों से मिला के देख लो तो क्या बनेगा, एक्स वाई और एक्स और वाई। अब डिपेंड करता है कि पुरुष, क्योंकि इनमें से एक ही गुणसूत्र जाएगा, जो शुक्राणु बनेगा उसमें से, इस एक्स और वाई में से एक ही जाएगा। अब जो जाएगा उसके आधार पे ही चीज़ें बनेंगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था थोड़ा सा, कि जो शुक्राणु बनता है, शुक्राणु जो बनता है उसमें या तो एक्स गुणसूत्र होगा या फिर उसमें क्या होगा, वाई। और महिला की तरफ से जो अंडाणु बनता है, उस अंडाणु में तो चाहे कुछ भी हो, उसमें कौन से गुणसूत्र होंगे, केवल एक्स और एक्स ही होंगे। अब सपोज करो कि जो शुक्राणु जो जा रहा है उसमें एक्स गुणसूत्र है, और यहाँ से तो फिक्स है कि एक्स ही आने के, वो दोनों ही एक्स है। अब यहाँ से जो शुक्राणु, उसमें अगर जो गुणसूत्र है वो कौन सा, एक्स है, तो जो संतान उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, आपकी मादा, यानी पुत्री बनेगी। अब सपोज करो कि एक्स नहीं जा रहा, वाई जा रहा है, तो यहाँ से तो फिक्स है कि यहाँ से कौन सा आएगा, एक्स ही आएगा। इधर तो फिक्स ही मानो, इधर से आ गया वाई, तो आपके एक्स वाई, तो क्या बनेगा, नर। फिर अगेन ये एक्स और ये एक्स और एक्स, फिर से क्या, मादा। फिर ये आपके वाई और ये एक्स, तो एक्स और वाई, तो फिर क्या बनेगा, नर। तो इस तरीके से होता है लिंग निर्धारण।
तो इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि मानव के अंदर, मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु प्रतिरूप का मतलब माता पिता जैसे होते हैं, परंतु एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। पिता में एक्स गुणसूत्र, यानी कि पिता में एक एक्स गुणसूत्र तथा दूसरा होता है वाई गुणसूत्र। उसी प्रकार से माता में एक्स तथा दूसरा भी क्या होता है, एक्स ही होता है। पुरुषों में एक्स वाई तथा स्त्रियों में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। सभी बच्चे चाहे तो लड़का हो या लड़की अपनी माता के एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। तो बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होगा। यदि पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, कौन सा, एक्स गुणसूत्र अगर पिताजी से मिला है तो लड़की होगी, और यदि वाई गुणसूत्र मिला है तो वंशानुगत कौन होगा, लड़का होगा। तो ये जो धारणा है वो ये है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करेगा, यानी कि जो शिशु होगा, जो बच्चा होगा, उस बच्चे का, यानी कि जो हमारे बच्चे हुए, बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो पिता के गुणसूत्र करेंगे। क्योंकि पिता अगर एक्स देगा तो लड़की, और पिता के गुणसूत्र में से अगर जाएगा वाई, यानी उसका जो शुक्राणु है उसमें अगर वाई गुणसूत्र होगा तो क्या बनेगा, लड़का। यानी कि पिता के गुणसूत्र निर्धारण करते हैं कि बच्चा जो बन रहा है वो लड़की हैगी या लड़का, ये कौन निर्धारित करेगा, आपके पिता के गुणसूत्र। आगे है आपके क्वेश्चन कि जीवाश्म क्या है और जैविक विकास के प्रक्रम में ये क्या दर्शाते हैं आपके, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जीवाश्म पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष जो पृथ्वी की सतहों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जीवाश्म। जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि पृथ्वी जब बन रही थी स्टार्टिंग में, तो जो जीव जंतु थे वो बन भी रहे थे, मर भी रहे थे। तो पृथ्वी के धरातल के अंदर, इसकी कोर में जो जीवाश्म यानी कि जो जीव जंतु चले गए हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जानवर हो, आज उनको हम पेट्रोल कोयले इनके रूप में निकाल रहे हैं, तो जीवों का अंश है वो सब, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म। अब जीवाश्म विकास में कैसे योगदान देते हैं, जीवाश्म उन जीवों, यानी कि जीवाश्म उन जीवों के पृथ्वी पर अस्तित्व की पुष्टि करते हैं जो वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। अब जैसे कुछ ऐसी हड्डियाँ या कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जो कि आज ऐसा जीव जंतु पूरी धरती पर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा जीव जंतु की हड्डियाँ मिलती तो हमें पता चलता है कि भाई ऐसे जीव जंतु भी रहे होंगे। जैसे कि डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। इन जीवाश्मों की तुलना वर्तमान काल में उपस्थित समतुल्य जीवों से कर सकते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान में उन जीवाश्मों के जीवित स्थिति के काल के सापेक्ष क्या परिवर्तन हुआ है। यानी कि डायनासोर पहले कैसे थे और अगर वो रहते तो उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है आज की तारीख में, तो उनका पता लगाया जा सकता है। वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। यानी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे एक विशेष समष्टि के अंदर जीवों की संख्या बढ़ सकती है। यदि समष्टि में विशेष लक्षण पर्यावरण के अनुकूल हो और उसका प्राकृतिक चयन होता है, तब इन ऐसे लक्षण जीवों की संख्या में समष्टि को बढ़ा सकते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण जो कि वातावरण के अनुरूप हो और वातावरण के साथ काम दे, तो उनसे क्या होगा कि उनकी संख्या बढ़ सकती है। जैसे लाल भ्रंग की समष्टि में हरे वाले भ्रंग का उत्पन्न होना। शिकारी, अब जैसे सबसे पहले जो रंग था, जैसे भ्रंग होता है मॉथ, एक कीड़ा मान सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या था, लाल था, इस तरीके से लाल लाल, इस तरीके से। इस तरीके से लाल लाल थे सारे सारे, ठीक है। अब लाल क्या अलग से दिखाई दे जाता था इस तरीके से, तो शिकारी इनको मारने के लिए क्या अलग से ही देख लेता था लालों को, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये हरे हो गए। और हरे भी किस प्रकार के, गहरे हरे, बिल्कुल। अब ये हरे जो हुए ये पत्तियों के ऊपर बैठते, तो पत्तियों से क्या है, ये दिखते नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता कि ये पत्ती है या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा क्या है, मौत है। तो शिकारी पक्षी जो होते थे जो इन मौत को खाते थे, यानी कि लाल भ्रंश को खाते थे,
जो पक्षी है, पक्षी क्या कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो जो शिकारी पक्षी होते थे वो इन हरे भृंगों को पत्तियों में पहचान नहीं पाते थे, जबकि लाल भृंग को आसानी से पहचान पाते थे। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि लाल भृंगों की संख्या शिकारी के कारण कम हो जाती, जबकि हरे भृंगों की संख्या बढ़ जाती। आकस्मिक दुर्घटना के कारण जब किसी समष्टि के ज़्यादा सदस्य समाप्त हो जाते हैं तो समष्टि का रूप बदल जाता है, जैसे जीन अपव्यय कहा जाता है, यानी कि जीव अपवयन कहा जाता है इसको। ऐसा लगभग महामारी या प्रलय के कारण ही होता है। ये सब याद रखना, जीन अपवयन, ठीक है। आपके होता क्या है, सपोज करो कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं आपके इस जगह पे। अब यहाँ से आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि कोई हाथी गुजर रहा है। अब हाथी का पैर यहाँ पड़ गया। अब यहाँ रहने वाले जो जीव जंतु वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हाथी का पैर पड़ने से, ठीक है। किसी कारणवश ये नष्ट हो गए। कारण क्या है, आकस्मिक दुर्घटना, ठीक है। अब ये तो बच गए, तो अब जब ये पूरे ही ख़त्म हो गए तो ये तो ख़त्म ही होंगे। तो ये जो बच गए हैं ये क्या करेंगे, ये स्प्रेड होंगे, ये फैलेंगे चारों तरफ। तो ये दोबारा इतनी बड़ी समष्टि ये चारों तरफ फैल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, जब किसी कारणवश किसी दुर्घटना के कारण जब किसी समष्टि के ज़्यादातर सदस्य समाप्त हो जाते हैं तो समष्टि का स्वरूप ही बदल जाता है, जिसे आपके जीन अपवहन कहते हैं। ऐसा लगभग महामारी या प्रलय के कारण ही होता है। अब जैसे कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा हो जाती तो हमारी संख्या क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा कम हो जाती। जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं समझाएं। मान ले कि 10 करोड़ वर्ष पहले समुद्र के तल पर कुछ अकशेरुकी जीवों की मृत्यु होगी। अकशेरुकी जानते हो ना, आपके नॉन कॉर्डेटा जो मैंने पढ़ाए थे, छोटे छोटे जीव जंतु, याद करो मैंने आपको समझाया था कहाँ से, प्रोटोजोआ से लेकर आपके इकाइनोडर्मेटा तक। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा आपके, इसके बाद में आपके सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस आपके ये वाले, और उसके बाद आपके जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, ये सारे के सारे कौन से हैं आपके नॉन कॉर्डेटा अकशेरुकी जीवों की मृत्यु हो जाती है। वे रेत में दब जाते हैं, यानी पानी की बात चल रही है। धीरे धीरे रेत एकत्रित होकर अधिक दाब के कारण चट्टान बन जाती है। अब करोड़ों वर्ष बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर भी मर जाते हैं, उनका भी शरीर मिट्टी में दब जाता है और ये मिट्टी भी किसमें बदल जाती है, चट्टान में। इस प्रकार पहले वाले अकशेरुकी जीवाश्म वाली चट्टान के ऊपर बनती है ये डायनासोर की चट्टान। फिर इसके बाद कुछ वर्षों बाद क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीव या जीवाश्म क्या होते हैं, चट्टानों में बदल जाते हैं, वो भी मर जाते हैं, चट्टानों में बदल जाते हैं। मान लीजिए आपने काफ़ी समय के बाद मृदा अपरदन के कारण कुछ चट्टान कट जाती है, यानी कि ऊपर की चट्टानें क्या होती, कटने लगती, हटने लगती, तथा घोड़े वाले सामने हमारे जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते हैं तो वैसे वैसे पुराने और पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो सबसे नीचे जो जीवाश्म मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, आपके अकशेरुकी। दूसरा जो जीवाश्म आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डायनासोर वाला। तीसरा जो जीवाश्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपके घोड़े के समान जो जीव जंतु वैसे। तो इस तरीके से चट्टानें बन जाती। तो इस चैप्टर के अंदर आपके इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप करो। इसके बाद में इस चैप्टर के आपके टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं आपके। तो आपको मैंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा दिया है। इसमें टोटल आपके 1 से लेकर और आपके लगभग 13 क्वेश्चन तो छोटे हैं और उसके बाद में आपके 1 से लेकर 5 क्वेश्चन बड़े हैं। पर इस चैप्टर में ये टोटल आपके 13 और 5 यानी कि 18 क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं है। ये फाइनल चैप्टर है आपके। अब दूसरा है आपके ये जो आपके मेंडल के नियम वाले क्वेश्चंस हैं, मेंडल के नियम, इनके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। उन क्वेश्चंस में दिमाग मत लगाना, अभी केवल उनको उतार लो। लेकिन ये जो मेंडल के नियम वाले जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इन वीडियोस को देखने के बाद ही उन क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाओगे। ये वीडियोस पहले के बनाए हुए हैं तो ये वीडियोस मैं डायरेक्ट आपको अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी। अब याद रखना, आपको काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा दिया है। तो अब इसके बाद में क्या, सिर्फ फर्स्ट टेस्ट की आपको तैयारी करनी है। तो पहले बता रहा हूँ मैं आपको कि आपकी जो फर्स्ट टेस्ट में आने वाली चीज़ें हैं वो देख लो आप।
सारी की सारी जो 10th क्लास है वो याद रखो कि आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। यहाँ से लगभग आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके है 6, 7 और आपके 9 जो आज पढ़ा है। ये 3 चैप्टर किसके हैं? आपके बायोलॉजी के हैं। यहाँ से लगभग आपके 50 क्वेश्चन आएंगे तीनों चैप्टर से। फिर है आपके चैप्टर नंबर आपके 15 नंबर और चैप्टर नंबर आपके 16। यहाँ से आपको ये एनवायरमेंटल के चैप्टर हैं आपके, यहाँ से आपको मिलेंगे केवल 20 क्वेश्चन। तो आपके 100 क्वेश्चन हैं। अब इन 100 क्वेश्चनों में आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, आपके एक लाइन के क्वेश्चन भी होंगे, आपके 1 लाइनर क्वेश्चन भी होंगे। इसके अलावा आपके हो सकते हैं कि जो छठा चैप्टर है ये और जो आपके है 7वां चैप्टर, इन दोनों चैप्टरों में क्या डायग्राम्स हैं आपके। इन दोनों चैप्टर्स में क्या है? आपके डायग्राम्स हैं। तो हर डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम्स अपने आप में ही एक एक नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा। उनके बारे में शायद मैं कुछ नहीं पूछूं, लेकिन डायग्राम से ही क्वेश्चन आएगा आपके। तो डायग्राम्स छठे और 7वें में जो भी दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। ये मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, ये आपका फर्स्ट टेस्ट का मटेरियल है आपका, क्योंकि इन चैप्टर्स की डायग्राम्स तो सीधे आते हैं। अब डायग्राम्स तो देखो इसमें भी है आपके, दूसरे में भी है आपके और तीसरे में भी है, पर यहाँ वाले डायग्राम शायद मैं नहीं दूँ, लेकिन ये वाले डायग्राम्स मैं ज़रूर दूंगा छठे के 7वें में। कन्फर्म डायग्राम छठे से 7वें से आपके आएंगे, ज़्यादातर छठे से। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट टेस्ट की तैयारी आपको करनी है। इसके अलावा अगर कुछ और